Jai Hind to one and all. Today I am here with the 10th class SST English medium. In our yesterday's lecture, we have discussed a lot about natural disaster and disaster management. We have discussed a lot about natural disasters like drought and flood. Now today our topic is flood. In our previous lecture, we have discussed the introduction part of flood, means what is flood, what are the causes of flood. Okay, now in our today's topic, we will discuss about flood in detail and about earthquake. Okay, so let's start. Yes, main reason of the flood in India. देखिए भारत के अंदर जो मेन रीजन है फ्लड के, वो ट्रैकिंग ऑफ बर्ड्स वगैरह का जो क्रैक होना, ये डैम्स वगैरह का क्रैक होना, ये कुछ कारण है. इसके अलावा एक्सेसिव रेन होना. ओके, रिलीजिंग एक्सेस वाटर, यदि कोई डैम वगैरह से एक्सेस वाटर, ज्यादा मात्रा में वाटर रिलीज कर दिया गया है, तो ये भी एक कारण होता है. ओके, इसके अलावा जो ओल्ड डैम्स वगैरह होते हैं, वो ओल्ड डैम में से कुछ वाटर वगैरह लीकेज हो जाता है, तो वो भी कारण होता है कि उसके आगे के जितने भी विलेजेस होते हैं वहाँ पर बाढ़ की या फ्लड की स्थिति हो जाती है. ओके, द वाटर डेट आर फ्लोइंग फ्रॉम हिमालयन रिवर्स bring them large quantity of soil and this is deposited on the land areas near the sea coast. देखिए जो हिमालयन रिवर से सॉइल वगैरह आती है वो प्लेन एरिया में डिपॉजिट हो जाती है, या इसके अलावा सी कॉस्ट वगैरह पे डिपॉजिट हो जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये कारण बनता है उन एरियाज के अंदर फ्लड आने का. According to an estimate, every year 10 lakh cubic feet of soil get mixed up with the water of river Ganges. देखिए एक एस्टिमेट के मुताबिक हर साल 10 लाख क्यूबिक फीट ऑफ सॉइल ये मिक्स्ड हो जाती है जो गंगा का या सरायू का जो फ्लोइंग वाटर से, मीन्स ये जो हिमालयन रिवर से इसका वाटर से इसके साथ मिक्स हो जाती है सॉइल. दिस सॉइल इज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश के प्लेन में डिपॉजिट हो जाती है. कंसिक्वेंटली द बॉटम ऑफ द रिवर एंड देयर वाटर सरफेस इज कमिंग अप, तो वहाँ का जो वाटर सरफेस होता है वो ऊपर आ जाता है. ओके, जो रिवर्स का जो बॉटम होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तो ये भी एक कारण है हर साल बाढ़ के आने का. आगे हम देखते हैं इन द माउंटेनियस रीजन द रिवर फ्लो गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू द लैंडस्लाइड एंड वाटर रिजर्वायर आर फॉर्म्ड. ज्यादा लैंडस्लाइड होने के कारण माउंटेनियस रीजन के अंदर जो रिवर का फ्लो है वो रुक जाता है, इससे रिजर्वायर वगैरह फॉर्म बन जाते हैं. अब इन रिजर्वायर में अगर क्रैक हो जाता है तो फ्लड की स्थिति बन जाती है. ओके, और आपको पता है हिमालयन रीजन में जो लैंडस्लाइड्स वगैरह है ये बहुत कॉमन स्थिति है. क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाका है. इन द माउंटेनियस रीजन द लैंडस्लाइड हैज बिकम अनस्टेबल ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डिफॉरेस्टेशन, अनकंट्रोल्ड कटिंग ऑफ हिल्स एक्सेट्रा. देखिए कुछ समय से यदि हम देखें तो लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होने लगे हिमालयन रीजन में, क्योंकि जो माउंटेन्स वगैरह वो हम काटने लग गए, पेड़ पौधों को काटने लग गए रोड्स वगैरह बनाने के लिए, तो या आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है. इन द हिमालयन एरिया ऑफ एन एवरेज 60,000 cubic meter soil is removed in the construction of 1 kilometer long road. देखिए हम हिमालयन रीजन की बात करें तो 1 किलोमीटर लंबा रोड बनाने के लिए 60,000 क्यूबिक मीटर सॉइल को हमें वहां से हटाना पड़ता है. ओके, दिस सॉइल इज एक्यूमुलेटेड इज आल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड. तो इस तरीके से सॉइल को हटाना भी एक फ्लड का कॉज बनता है एरिया के अंदर. अब हम बात कर लेते हैं फ्लड रीजन इन इंडिया. भारत में कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जो फ्लड रीजन्स वगैरह होते हैं, मतलब जहाँ पर ज्यादा बाढ़ वगैरह आती रहती है. तो देखें कुछ कोस्टल एरियाज है भारत में जहाँ पर बाढ़ आती रहती है. इसके अलावा जो रेगुलर एनुअल बाढ़ वगैरह आती है वो स्टेट ऑफ असम है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये ज्यादातर यहाँ पर बाढ़ आती रहती है. ओके, अब इफेक्ट ऑफ फ्लड. अब इस फ्लड का इफेक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, वो हम देखने जा रहे हैं. सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है फिजिकल हार्म, हमें फिजिकल हार्म होती है. द फ्लड वाटर हार्म्स द बिल्डिंग्स, सम बिल्डिंग्स आर रेज्ड टू ग्राउंड, देयर इज अ डेंजर टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. देखिए सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट पड़ता है फिजिकल हार्म, मतलब लोगों की जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है. अभी रिसेंटली एक वीडियोस आया था व्हाट्सएप के ऊपर जिसमें हमें ये मालूम हुआ कि किस तरीके से बाढ़ में जो गंगा के अंदर बाढ़ आई थी किस
तरीके से उनने कुछ आशियानों को, कुछ लोगों के घरों को बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढका दिया। ओके, तो लोगों के बिल्डिंग्स वगैरह का नुकसान होता है, लाइफ्स वगैरह का नुकसान होता है, लोगों की जानें चली जाती है, प्रॉपर्टीज वगैरह का नुकसान होता है। और इसकी वजह से जो लैंडस्लाइड्स होती है, मतलब ज़्यादा एक्सेसिव रेन की वजह से जो लैंडस्लाइड होती है, तो लैंडस्लाइड्स में भी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है लोगों के लिए। ओके, डेड एंड पब्लिक हेल्थ, पीपल एंड केटल, देखें लोग और जानवर, कई ज़्यादा जानवर भी या नेचुरल वेजिटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा है और जानवर भी काफ़ी मर जाते हैं इससे, बाढ़ वगैरह के आने की वजह से। और फिर जब जानवर मर जाते हैं, यहाँ वहाँ उनकी लाशें पड़ी रहती है, तो एपिडेमिक्स होने का या महामारी होने का खतरा भी बना रहता है। बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायरिया या एपिडेमिक्स होने का खतरा बना रहता है। फिर जो वाटर सप्लाई वगैरह है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, मतलब हमारा जो वाटर सप्लाई है, जो नगर निगम वगैरह वाटर सप्लाई करते हैं, वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, सप्लाई उसका ठीक से नहीं हो पाता, दूषित हो जाता है, तो हमारी फसलें हैं वो तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो भी बिगड़ जाता है, जो हमारी टॉप मोस्ट सॉइल है जो फर्टाइल भी होती है, जिसमें ह्यूमस होता है, वो बाढ़ के जरिए बह जाती है। ओके, द फ्लड ऑफ द ईयर 2000 occurred in West Bengal, took a toll of 80,000 houses and a loss to tune of rupees 295 crores in इंश्योरेंस। देखिए, जो सन 2000 के अंदर एक बाढ़ आई थी वेस्ट बंगाल के अंदर, तकरीबन 80,000 घरों का उससे नुकसान हुआ था। और यदि हम कुछ एस्टिमेट पैसों का अंदाजा लगाएं कि कितने पैसों का नुकसान हुआ, तो 295 करोड़ रुपीस का नुकसान उससे हुआ था। अब स्टेप्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट ऑफ फ्लड, एक दो स्टेप्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट ऑफ फ्लड मीन्स हाउ यू विल मिनिमाइज द इल इफेक्ट ऑफ फ्लड। क्योंकि जब फ्लड होगी तो वो एक नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड आएगी तो उसको हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम अपना के इस फ्लड के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखेंगे हम, देयर इज अ रीजनेबल पीरियड वार्निंग फॉर द फ्लड अदर देन द सडन floods which come due to the rains or tornado. In India, the Central Water Board Commission, Irrigation and the Flood Control Department and the Water Resources Department issuing warning regarding flood. देखिए, अगर टोर्नेडो की वजह से या रेन की वजह से किसी फ्लड प्रोन एरियाज के अंदर फ्लड आने वाली है, तो हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो हमें पहले से वार्निंग देते हैं। जैसे इसमें है सेंट्रल वाटर बोर्ड कमीशन, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो हमें पहले से वार्निंग देते हैं। और इसके अलावा वेदर फोरकास्ट भी हमें बताया जाता है। यदि आप फ्लड प्रोन एरियाज के अंदर आते हैं तो बहुत सा जो वेदर फोरकास्ट करके आपको बताया जाता है कि यहाँ पर फ्लड आ सकती है, मतलब तेज वर्षा हो सकती है। The forecast of the Central Water Board are based on 132 forecast center located on the flood prone rivers of different states. देखिए, जो सेंट्रल वाटर बोर्ड है वो कहाँ से फोरकास्ट करता है, उसके 132 फोरकास्ट सेंटर है जो कि फ्लड प्रोन एरिया पे लोकेटेड है। ओके, फॉलोइंग इफेक्ट कैन बी मेड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्लड। अब कुछ और ऐसे इफेक्ट हैं जिसकी वजह से हम फ्लड का जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, मेनी रिजर्वायर कैन बी मेड ऑन द अपर एरियाज ऑफ रिवर। रिवर का जो अपर एरियाज है, मतलब उसका जो ऊपर का साइड है, वहां पर कुछ रिजर्वायर्स हम बनाएं, है ना, ज्यादा से ज्यादा रिजर्वायर बनाएं, ताकि जब वो ओवरफ्लो हो तो उसका ज्यादा जो पानी है वो रिजर्वायर में आ जाए, है ना। हमारे घरों की तरफ बढ़ने से पहले वो रिजर्वायर उसको कंट्रोल्ड कर ले पानी को। स्मॉल डैम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ट्रिब्यूटरी। यदि कोई रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह है, तो वहां पर आपको स्मॉल डैम्स बनाने चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं उससे जो रिवर्स की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। डेंस प्लांटेशन शुड बी प्रोन ऑन द अपर कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर। देखिए, रिवर का जो एरिया है, रिवर जहां से स्टार्ट होती है, वहां पर ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो आप लोगों को मालूम है, यदि ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो उसकी जो रूट्स वगैरह है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना। आगे हम देखेंगे, इन द प्लेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन रिजर्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन अनयूज्ड लैंड। यदि हम प्लेन एरिया में रहते हैं और कोई सी अनयूज्ड लैंड है, तो वहां पर भी हमें रिजर्वायर या तालाब वगैरह बनाना चाहिए। अटेंशन शुड बी पेड टुवर्ड्स सेफ्टी बर्ड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन द कोस्ट। इसके अलावा कोस्ट, यदि कोस्टल एरिया में हम रहते हैं तो वहां पर बर्ड्स वगैरह बनाया जाना चाहिए।
टोटल और पार्शियल रिहेबिलिटेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू पीपल ऑफ द विलेजेस। अब यदि अगर किसी एरिया में बाढ़ आ ही गई है तो वहां पर उन लोगों का रेस्क्यू होना चाहिए और रेस्क्यू के बाद में रिहेबिलिटेशन होना चाहिए उनका। ओके, अब इसके लिए अलग से एरियाज बनाना पड़ेंगे, मतलब जो फ्लड प्रोन्स एरियाज है वहां पर जो सेफ एरियाज होते हैं जहां पर फ्लड आने की गुंजाइश कम होती है वहां पर कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स गवर्नमेंट के द्वारा या एनजीओ के द्वारा बनाया जाना चाहिए। Encouragement of human settlement on the land adjacent to the bank of the river should be prevented। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खासतौर से जो पुअर लोग होते हैं, वो कुछ जो बिल्कुल रिवर के करीब और रिवर के पास में अपना घर वगैरह बना लेते हैं या झुग्गी वगैरह बना लेते हैं, तो वहां से उनको रोका जाना चाहिए कि आप बिल्कुल रिवर के करीब में अपना घर ना बनाएं। Destruction of forest located in the catchment areas of river should be controlled। देखिए जहां से ये रिवर बह रही है यदि उस एरिया के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, तो आप ये चीजें रोकी जानी चाहिए, मतलब फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल्ड होना चाहिए। लैंडस्लाइड कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग ओनली लिमिटेड एक्सप्लोसिव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन द हिल एरिया। यदि आप हिल एरियाज में रहते हैं तो लैंडस्लाइड होने का एक मुख्य कारण वहां पर होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उसका ज्यादा काटा जाना। तो यदि हमें रोड बनाना है, देखिए हमें डेवलपमेंट तो करना पड़ेगी क्योंकि हमारी इकोनॉमिक को ग्रो देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम कंट्रोल्ड वे में करें, मतलब पेड़ पौधों को जब हम काट रहे हैं तो कंट्रोल्ड वे में उसे काटें, तो लैंडस्लाइड का खतरा यहाँ से कम होगा। तो जाहिर सी बात है जो लैंडस्लाइड की वजह से जो हिली एरियाज के अंदर फ्लड आती है वो भी इससे कम होगी। ओके, आगे देखते हैं यूज ऑफ द लैंड इन द कोस्टल एरियाज एंड एरियाज व्हिच आर लाइकली टू कम इन द रेंज ऑफ फ्लड शुड बी रेगुलेटेड। कोस्टल एरियाज में जो कुछ जमीन आती है और कुछ ऐसे एरिया में आती है, फ्लड प्रोन्स एरियाज के अंदर जो जमीन आती है, तो वहां पर जो लैंड का यूज है वो हमें इस तरीके से करना चाहिए कि जो कहीं ना कहीं फ्लड को बढ़ावा ना मिले, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन लगाना चाहिए और रिवर का जो अपर साइड होता है वहां पर रिजर्वायर वगैरह बनाना चाहिए। ओके, इसके अलावा जो फ्लड प्रोन्स एरियाज है वहां पर लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को कम नुकसान हो, इसलिए जब हम घर लें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये फ्लड प्रोन्स एरियाज में तो नहीं है। ओके, इसके अलावा दूसरा जो डेवलपमेंट वर्क है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जमीन सस्ते में मिल जाती है तो उस एरियाज में जमीन ले लेते हैं, कहीं रिवर्स के पास में करीबी जमीन ले लेते हैं अपने बिजनेस सेंटर और इसके अलावा अपना घर वगैरह वो बना लेते हैं, तो इसको भी रोका जाना चाहिए, इसकी परमिशन भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। ओके, चलिए तो यहाँ पर ये बात खत्म हुई हमारी फ्लड की। फ्लड के बारे में जो बात थी वो हमारी खत्म होती है। अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक की। ओके, मींस व्हाट इज अर्थक्वेक। चलिए, दिस डिजास्टर abruptly cropped up, it can come at any place any time without any warning। देखिए अर्थक्वेक जो है ये आप लोगों को मालूम है कि ये एक सडन हैपनिंग है, मतलब अर्थक्वेक जब आता है तो कोई वार्निंग देके नहीं आता हमें, ये सडनली आता है। ओके, और किसी भी प्लेस पे आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक ज्यादा आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह पर ये नहीं आएगा। अर्थक्वेक कहीं पर भी आ सकता है और सडनली आता है। ओके, तो अर्थक्वेक है क्या, देखिए सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ जब शेक करने लगती है सडनली तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। इसका एक एपिसेंटर होता है, मतलब इसका एक सेंटर होता है, वहां पर नुकसान ज्यादा होता है और बाकी जो वेव्स इसकी जहां फैलती है वहां नुकसान कम होता है। आगे देखते हैं, as the waves move away from the epicenter of the earth, its intensity goes on diminishing। Earthquake affects into two ways. First is create waves around the epicenter and the effect of horizontal. The second effect is on the under the surface of the earth. This effect is perpendicular type. This forms of the earthquake is very destructive। देखिए अभी मैंने आपको बताया अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है वो दो तरीके से होता है। यदि आप अर्थक्वेक के सेंटर के ऊपर हैं, जहां पर अर्थक्वेक आया है उसके एपिसेंटर पे ही आपका घर है या उसके एपिसेंटर पे आप रहते हैं, तो वहां डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, वहां रोड वगैरह बिल्कुल फट जाएगी, घर बहुत ज्यादा तबाह हो जाएगी। इसके अलावा बाकी अगर आप उस एरिया में हैं जहां पर केवल अर्थक्वेक की वेव्स गई है, मतलब वो सेंटर नहीं है बल्कि वेव्स गई है, तो वहां पर भी नुकसान होगा लेकिन कम होगा। ओके, in the beginning waves the shaking are experienced, the waves that spread are called
earthquake wave, the intensity and the effect of the earthquake is measured on the Richter scale. देखिए अर्थक्वेक को हम काय पे मेजर करते हैं, इसके मेजर करने की जो स्केल है उसको रिचर स्केल पे हम मेजर करते हैं। अर्थक्वेक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें से एक रीजन है हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, जो हमारी अर्थ का जो लोअर सरफेस है वो बहुत सारी प्लेट्स से मिलके बना हुआ है। तो जब उन प्लेट्स के अंदर कुछ मूवमेंट्स वगैरह होती है तो एक कारण ये भी होता है अर्थक्वेक का। ओके, इसके अलावा हमारे अर्थक्वेक के अंदर इंटरनल जो पार्ट है उसमें हॉट मोल्टन लावा है। जब लावा हॉट है और वो उगलता है तो उसके उगलने के कारण जो उसकी ऊपरी प्लेट है तो वो प्लेट भी मूवमेंट करने लग जाती है, तो उस मूवमेंट की वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक हो सकता है। ओके, where two plates meet, mountains are formed and where they shift new surfaces are found, volcano explosion is also related with it। देखें जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि हॉट मोल्टन लावा होता है हमारी अर्थ के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि अर्थक्वेक आने की वजह से वो हॉट मोल्टन लावा भी बाहर आ जाता है, या कभी कभी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से कोई एक्टिव वॉल्केनो है वहां पर यदि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो आसपास के एरिया के अंदर भी शेकिंग नजर आती है, मतलब वहां पर भी जो अर्थ है वो शेक करती है, तो उस शेकिंग के कारण भी क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। ओके, नाउ अर्थक्वेक प्रोन एरियाज इन इंडिया। यदि मैं इंडिया के अर्थक्वेक प्रोन एरियाज की बात करूं तो अर्थक्वेक इंडिया के अंदर कहां पर आ सकता है, तो हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया देखें इसको 5 भागों में बांटा गया है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज को इंडिया में। वो है हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया, मतलब बहुत ज्यादा अर्थक्वेक जहां आते हैं। फिर है मोर अर्थक्वेक प्रोन एरिया, मतलब जहां अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा है। और फिर मीडियम अफेक्टेड एरिया, मीडियम ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। फिर लोअर डेंजर एरिया, मतलब लोअर जहां अर्थक्वेक आने की गुंजाइश कम है। और नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया मतलब अर्थक्वेक में बहुत ही कम आए हैं, और आए भी है तो छोटी मोटी वेव्स या कंपन हुआ है, बस ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी नहीं हुई है। तो 5 भागों के अंदर जो इंडिया है उसको बांटा गया है अर्थक्वेक के अकॉर्डिंगली। इसको यदि आपको देखना है तो पेज नंबर 113 आप ओपन करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है सिस्मिक जोन का डायग्राम। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कौन सा हाईली रिस्क अफेक्टेड एरियाज है या कौन सा वेरी हाई रिस्क अफेक्टेड एरिया है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा लो है। तो पेज नंबर 113 ये आप घर से स्टडी करेंगे, यहाँ आप स्टडी करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा भारत में कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर अर्थक्वेक आने की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा है। अब देखो उस मैप के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये लेस अफेक्टेड एरिया है। देखिए हमारा मध्य प्रदेश का भी नाम हमने इसमें लिया, तो जाहिर सी बात है जब हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम ले लिया तो आपको मालूम है कि हमारे अर्थक्वेक बहुत कम आते हैं, अभी बहुत दिनों से कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अदर एरियाज ऑफ द कंट्री आर मीडियम डेंजर, इसके अलावा बाकी की जो एरिया है वो मीडियम डेंजर प्रोन में आते हैं। देखते हैं आगे हम सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक अगर आ गया तो सोशल इफेक्ट उसका क्या होगा या एनवायरमेंटल इफेक्ट उसका क्या होगा। देखिए सबसे पहला तो जो इफेक्ट होता है वो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पॉपुलेशन को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पॉपुलेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को, इंडस्ट्रीज को, है ना, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है उसको, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टीज है उसको, मतलब कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि हमारी डेवलपमेंट को नुकसान होता है इससे। हमने जो डेवलपमेंट करी है, देखिए गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करती है उसमें इंडिविजुअल का भी हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है। ओके, मेजर्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक को मिनिमाइज करने के कुछ इल इफेक्ट हैं, सॉरी अर्थक्वेक के इल इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। अर्थक्वेक को हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते, है ना। हमें पता नहीं होता कि अभी अर्थ के अंदर कौन सी हलचल चल रही है और वो कब अर्थक्वेक को जन्म दे सकती है, तो ये हमें पता नहीं होता। लेकिन कुछ स्टेप्स है जिसको हम अपना के इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। जो हाईली प्रोन एरियाज है वहां पर तो कम से कम हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या क्या है? द डिजाइन ऑफ द हाउस इन द अर्थक्वेक प्रोन एरिया शुड बी प्रिपेयर्ड इन द consultation with the architectural engineer. It is advisable to testing of types of soil before starting construction work. Building should not be constructed on the soft soil. Construction is done such surface productive as। देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि यदि आप अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में
घर बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो हमारा आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है उसकी मदद लेनी चाहिए, और हमें जिस एरिया में जिस जगह पे हम घर बना रहे हैं उसकी वहाँ की सॉइल को टेस्टिंग कराना चाहिए कि ये सॉइल बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, और टेस्टिंग के बाद ही फिर हमें वहां पर घर बनाना चाहिए। देखो आपने देखा होगा जब आप घर बनवाते हैं और जब बीम और कॉलम जब इनिशियल स्टेज के अंदर बीम और कॉलम जब आप खोदते हैं तो उसको वहां तक के खोदा जाता है जहां तक के पक्की मिट्टी ना आ जाए या मुरम नहीं आ जाए, है ना, क्योंकि वो पक्की होती है, तो इसलिए वहां तक के उसको ले जाया जाता है कि इसके जो पाए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए, जो इसका फाउंडेशन है वो बढ़िया से मजबूत हो जाए। ओके, तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहले क्या आपने घर देखे होंगे उसमें बीम कॉलम वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था, एक बड़ी सी दीवार बना देते थे, चौड़ी दीवार, और उस पर ही छत डाल दी जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल जो ये बीम कॉलम वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं अर्थक्वेक का जो नुकसान होने वाला है उसको रोकने में ये भी सहायक होता है। The Indian Standard Bureau है पब्लिक बिल्डिंग कोड एंड गाइडलाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क इन द अर्थक्वेक प्रोन एरिया। देखिए अर्थक्वेक प्रोन एरिया में एक डिपार्टमेंट काम करता है, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, उसमें बहुत सारी गाइडलाइन दी है कि आप इस एरिया में घर बनाओगे तो कहाँ कैसा बनाओगे, मींस जहां मिट्टी सॉफ्ट है वहां पर घर का डिजाइन कैसा होना चाहिए ताकि आपको नुकसान हो तो कम हो। आगे, if suitable measures have not been adopted for the protection from earthquake in existing building like hospital, schools, fire station, etc., then the measures must be taken well in advance। देखो यदि कोई हॉस्पिटल, स्कूल या फायर स्टेशन वगैरह बन चुका है और पहले हमने उस बिल्डिंग को इस अकॉर्डिंगली नहीं बनाया है कि वहां पर अर्थक्वेक के स्टेप को मिनिमाइज किया जा सके, तो वहां पर हमें मॉक ड्रिल वगैरह करना चाहिए पहले से कि अर्थक्वेक यदि आया तो अब हम क्या करेंगे, पहले से उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ओके, आगे की बात करते हैं। आर्किटेक्ट, बिल्डर, कंस्ट्रक्टर, डिजाइनर, फाइनेंसर एंड कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिसर्स आल्सो हाउस ओनर शुड बी sensitized and trained in the direction and suitable training should be designed for this। अब देखो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज के अंदर कम से कम नुकसान हो इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। मैं अपने आप को जिम्मेदार मान लूं या मैं गवर्नमेंट को मान लूं तो कहीं ना कहीं ये एक कोई भी जो एक यूनिट है वो जिम्मेदार नहीं होती। जब हम अर्थक्वेक प्रोन एरियाज के अंदर घर बना रहे हैं तो आर्किटेक्ट, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, डिजाइनर, फाइनेंसर, यहाँ तक कि गवर्नमेंट, इन सबसे हमें कंसर्न करना चाहिए कि मेरा घर किस टाइप से हो। ओके, देखिए एक व्यक्ति ने मुझसे क्वेश्चन किया था लास्ट ईयर, यहाँ पर बस अब मैं खत्म करूंगा, खाली आपको मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, वो मुझे याद आ गया। एक व्यक्ति ने मुझे क्वेश्चन किया था मींस 10th क्लास में से कि सर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज के अंदर इन लोगों के घर क्यों है, वहां से छोड़ के यहाँ जाए ना, ये ऐसे एरिया के अंदर आ जाए जहां पर अर्थक्वेक नहीं आता है। तो देखें अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता है, ये आंसर है, क्योंकि यदि आप किसी एरिया के अंदर रहते हैं तो वहां आपके रिश्तेदार भी रहते हैं और इसके अलावा आप जो वर्किंग कर रहे हैं, जो आपका जहां से आप पैसे कमा रहे हैं वो उसी एरिया के अंदर आपकी एक्टिविटी चल रही है, तो उसको छोड़ना और नई जगह आपको नई जगह आप उतने पैसे कमा पाओ ये एकदम संभव नहीं होता है ना। तो इस वजह से जो व्यक्ति अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रहता है उसको ये स्टेप्स लेना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करना चाहिए, है ना। माइग्रेट करने से जो एक एरिया है उसके ऊपर लोड ज्यादा हो जाएगा और ये एरिया जो खाली हो जाएंगे तो हमारी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, मतलब हमारी जो इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अनइवन हो जाएगी, कहीं तो बहुत ज्यादा कहीं बहुत कम। ओके, तो बाकी कल लैंडस्लाइड के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है लैंडस्लाइड, जिसके बारे में आपको कल पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।